कल की वीडियो में हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी, जो दास बता रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस दास को इस सत मिशन सात संगति के लिए तैयार किया, कैसे कैसे लोगों से मिलाया, उनकी रहनी करनी से परमेश्वर ने दास को परिचित करवाया। तो कल हम बात कर रहे थे कि अंत में पूज्य परमेश्वर रामपाल जी के छोटे जो कलयुगी भाई हैं महेंद्र जी, वो फिर अपनी टीम के साथ में जयपुर आए और जयपुर नामदान सेंटर पर रात को 10 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई। जयपुर के भी कुछ भगत भाई थे और सुबह 4 बजे तक हमारी बातचीत होती रही, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। वो मुझे डराना चाहते थे, झुकाना चाहते थे कि हम जैसा कहें वैसा पवन दास करे, और पवन दास इस बात को लेकर दृढ़ था कि जब मैं अपनी जगह सही हूं तो फालतू में झुकने से क्या मतलब। जबरदस्ती झुकना भी जो है कोई वो काम की चीज नहीं है। सामने वाले के हौसले फिर और बुराई की तरफ 2 कदम बढ़ाने के लिए जो है बुलंद होते हैं। तो दास ने कहा कि जब मैं अपनी जगह सही हूं, मैंने गलत क्या किया है बताओ। तो गलत वो मुझे ठहरा नहीं पाए और अंत में ये कहकर उठकर चले गए कि हमने तेरे जैसा आदमी नहीं देखा। तो दास ने कहा कि भाई मेरे जैसा आदमी तुम देखोगी भी नहीं कभी। तो महेंद्र जी वहां से निकल जाते हैं ये सोचकर कि भाई मैं तो भगोड़ा घोषित हूं और ये पवन दास हो गया अब खिलाफ, कहीं ये थाने वाने में रिपोर्ट ना कर दे। तो वो उसी समय अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेकर और 4-5 जो लोग थे उनके साथ वो निकल गए। और उसके बाद भाई और बहनों फिर उन्होंने मेरे खिलाफ संगत को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उनकी वही पुरानी आदत, गुरुजी के नाम पर लेटर निकालना, आज वकीलों की मिलाई है, वकीलों ने यह आदेश दिया है, और इन्होंने भ्रमणा फैलानी शुरू कर दी कि पवन दास ने और संजय ने गुरुजी की जमानत पर भक्तों से 40 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, नामदान सेंटर से 40 लाख रुपए चोरी कर लिए। जबकि भाई और बहनों वो जयपुर नामदान केंद्र का जो संचालक था भगत प्रहलाद दास, दर्शन में करवा देता हूं, ये भगत प्रहलाद दास जी हैं जो आपके सामने हैं। एक समय मेरी और इनकी जोड़ी बहुत फेमस हुआ करती थी जयपुर में, पवन प्रहलाद। हम दोनों आगे पीछे रहते थे, एक ही मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे। कुछ दिन मैंने इनके साथ में काम भी किया था, जो इनका काम था फैक्ट्रियों में जाके कोई मिट्टी वगैरह इकट्ठा करना, लोहे की कुछ काम भी किया था मैंने। उसके बाद फिर आश्रम वालों ने मुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया, तो फिर इन्होंने भी फिर मेरे से दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो फिर क्या हुआ कि सतलोक आश्रम की तरफ से मेरे खिलाफ संगत को भ्रमित करने वाले मैसेज आने लगे कि ये गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी ने इसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया, हमने पवन दास जयपुर वाले की गुरुजी के पास में प्रार्थना लगाई थी, गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया, और ये गुरुजी की जमानत के नाम पर भक्तों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, पैसा ऐंठ रहा है। जबकि भाई और बहनों ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भगत जो प्रहलाद है जयपुर वाला, वर्तमान में इसी के घर पर नामदान सेंटर है, इसके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। दास झूठ बोले तो मेरी जुबान कट जाए। वो सारा सामान मैंने इन्हीं के घर पर लाकर रख दिया था, जो बचा हुआ था। 5-7 हजार रुपए थे, वो डब्बे में बंद थे, और जो कुछ मेमोरी कार्ड वगैरह थे सत्संगों के, भक्तों को चाय पानी पिलाने का सामान था, वो बैटरी और इन्वर्टर, वो भी नहीं रखा मैंने। सारा सामान इनके घर पे लाके रख दिया, पूरा हिसाब किताब इनको दे दिया। केवल मेरे पास एक लैपटॉप था जो मैं 25 हजार रुपए का लेकर आया था सेवा से, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर उस प्रकाश माड़ी से बात करके, आसूस कंपनी का। क्योंकि उस कंप्यूटर से फिर मैं डीएम कबीरा वाली सेवा किया करता था, मैसेज वगैरह भेजा करता था। तो मेरे खिलाफ इन लोगों ने फिर भ्रमणा फैलानी शुरू कर दी संगत में कि गुरुजी की जमानत के नाम पर भक्तों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और ये लोग ना गुरुजी से मिलते हैं, ना गुरुजी के पास में गए। जबकि ऐसी बात नहीं थी भाई और बहनों। उस समय जो संजय दास था दिल्ली वाला, वर्तमान में जो गुरुद्रोही हो चुका है, स्वयंभू गुरु बन चुका है, नरक की टिकट पक्की कर चुका है, उस समय वो बिल्कुल सही था और सही का ही हम साथ दे रहे थे। हमने भक्तों से पैसे जरूर इकट्ठे किए थे,
लेकिन कितने? मात्र 80,000 रुपए। और 80,000 रुपए में भी जयपुर में एक भगत जी हैं सत्यनारायण दास, जिनका ये ब्याह शादियों के अंदर लाइट वाइट अगर चली जाती है तो और जनरेटर वगैरह की सेवा देते हैं। वो उनके पास में जनरेटर हैं काफी। उन्होंने 50,000 रुपए दास को दिए, बोला आप किसी को मत बताना, और ये वकील के लिए। और बाकी 5-7 भगत और थे, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, ऐसे करके 80,000 रुपए दास के पास में आए थे। और दास ने वो पैसे, रूपदास भगत मेरे साथ में था जहां तक मुझे आइडिया है, और संजय दिल्ली वाले ने दिल्ली से एक भगत को भेजा था, वो गाड़ी लेके आया था। उस भगत को मैंने और रूपदास जी ने जाकर 14 नंबर उस पुलिया के नीचे, दिल्ली जयपुर बाईपास वीकेआई एरिया, वहां पर जाकर हमने उसको 80,000 रुपए यूं के यूं दे दिए। पवन दास ने 1 रुपया नहीं रखा। और संजय दिल्ली वाले ने सुप्रीम कोर्ट का वकील किया और बाकायदा पूज्य गुरुदेव भगवान से हमने वकालतनामे पर साइन भी करवाए। ये वकालतनामा ओरिजिनल आप जी देख सकते हैं। ये वकालतनामा इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गुरुदेव भगवान का नाम लिखा हुआ है, गुरुदेव भगवान ने ये सब कुछ लिखा हुआ है, और ये गुरुदेव भगवान के हस्ताक्षर भी हैं। गुरुदेव भगवान ने अपना ये अंगूठा भी लगा रखा है, ये वाला यहां पर। और ये कब का है? 14 नवंबर 2015। 14 नवंबर 2015 को हम सत्सेवकों ने मिलकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का वकील किया। वकील का नाम भी लिखा हुआ है, एडवोकेट आर के गर्ग चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट, न्यू दिल्ली। फोन नंबर 233811007 और मोबाइल नंबर है 9810728316। ये वकालतनामा ओरिजिनल आप भाई बहनों के सामने है। ये आश्रम वाले जो भक्तों को भ्रमित करते थे ना, तो ये वकालतनामा आप सबके सामने है। जबकि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुदेव का एक भी वकालतनामा नहीं दिखा सकते, एक भी, कि हमने कभी गुरुजी की जमानत लगाई हो। आज तक एक भी वकालतनामा ये संगत को नहीं दिखा सकते। जबकि हमने जिस मकसद के लिए कुछ एक भगत भाई बहनों से सेवा ली थी, जो हमारे जानकार थे, सबसे नहीं। सब तो हमें देते क्यों सेवा? हमारे को तो गुरुद्रोही घोषित कर दिया था, हमें कौन देता सेवा? हम खुद 8-10 भगत भाई बहनों ने मिलकर सेवा इकट्ठी की थी। और हमने बाकायदा हिसार जेल में जाकर वकील भेजकर पूज्य गुरुदेव भगवान से वकालतनामे पर साइन करवाए, और गुरुदेव भगवान ने स्वीकृति दी। ये वकालतनामा आप सभी के सामने ओरिजिनल, यहां झूठ का काम नहीं होता। लेकिन उसके बाद में जब पूज्य गुरुदेव भगवान के छोटे भाई महेंद्र ने देखा कि ये तो बात बिगड़ जाएगी, भाई संगत तो उन्हीं लोगों के साथ हो जाएगी जो लोग गुरुजी को बाहर निकलवाने का प्रयास करेंगे। अब उस समय भाई और बहनों, हम भी इतने ज्ञानी नहीं थे कि भाई गुरुदेव भगवान की जमानत करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। जो हमारी जमानत करवाने के लिए आए हैं, हम 2 कोटि के जीव, उनकी क्या जमानत करवा सकते हैं? लेकिन उस समय तक भाई और बहनों बुद्धि इतनी ऊपर नहीं उठी थी। लेकिन जो प्रयास हम कर रहे थे अपने स्तर पर, हम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो ये वकालतनामा भी आप सबके सामने है। इसको लेकर इन लोगों ने संगत में, सतलोक आश्रम वालों ने मुझ पवन दास के खिलाफ भ्रमणा पैदा कर दी कि पवन दास ने 44 लाख रुपए नामदान केंद्र से चोरी कर लिए। अरे जबकि मुझ पवन दास के पास जब नामदान केंद्र था, उस समय तो ज्योति पाठ का कोई आदेश भी नहीं था। कोई एक आध भगत था बेचारा जो वो पैसे दे के गया था। और वो पैसे मैंने एक तो कंप्यूटर ले लिया था, लैपटॉप, एक 25,000 रुपए का बैटरी और इन्वर्टर ले लिया था, चाय पानी का सामान ले लिया था, और तो कुछ लाया नहीं। और 5,000 रुपए बचे हुए थे, वो डब्बे में पैक करके मैंने प्रहलाद भगत के घर पे रख दिए थे। उसके बाद अब आगे का काम उस प्रहलाद भगत का था, कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है। मुझे तो जब जब मैसेज भेजने होते थे, मैं उससे 10,000 रुपए ले लेता था। उसके बाद फिर वो पैसे देने भी उन्होंने मेरे को बंद कर दिए, क्योंकि फिर आश्रम वालों ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, और उस नामदान केंद्र पर आकर दान पेटी के ऊपर वो ताला लगा के चले गए। क्योंकि इन लोगों को विश्वास नहीं है भाई और बहनों, किसी पर भी। उस प्रहलाद पर भी उनको विश्वास नहीं था, और नामदान केंद्र की दान पेटी पर ताला लगा के चले गए। ऊपर एक छोटा सा छेद कर दिया, जैसे जो गल्ला होता है ना, जो मिनी पिग बैग क्या होता है, जो बच्चे उसमें पैसा वैसा डालते हैं, वैसा छेद कर रखा था।
तो भगत भाई बहन उसमें पैसे की पुंगी बना के गोल गोल करके डाल देते थे, और महीने भर में जब वो भर जाता था तो वो राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर आता था, या फिर 2-4 भगतों को जोधपुर से भेजता था। जयपुर वालों पे उनको विश्वास नहीं था, और वो भगत आके फिर वो ताला तोड़ते थे और सारा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते थे। तो फिर आगे की जिम्मेदारी उस प्रहलाद भगत की थी, मेरी नहीं थी। तो प्रहलाद भगत जी ने कहा कि पवन भगत जी, आप तो मेरे साथ रह रहे हो, आपने तो कोई गुरुद्रोही वाला काम किया ही नहीं, आपको कैसे गुरुद्रोही कहें? भगवत देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है। बोला आप ऐसा करो, आप गुरु जी के पास में प्रार्थना भिजवाओ। भाई प्रार्थना कैसे भिजवाऊं मैं? गुरु जी पे तो देशद्रोह का मुकदमा है, आम भक्तों को तो मिलने नहीं दिया जाता, हमारी प्रार्थना कौन लगाएगा? आश्रम वाले मेरी प्रार्थना लगाएंगे नहीं, वो तो मेरे धुर विरोधी बन गए। तो उस समय क्या था भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी का कलयुगी परिवार, यानी उनके बेटा बेटी, उनकी जो कलयुगी जो पत्नी है अनारो, और जो महेंद्र का परिवार है, ये बिल्कुल एंटी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। ये बिल्कुल गुरुदेव के परिवार को यह लग रहा था कि सारा का सारा पैसा ये महेंद्र हजम कर रहा है, और गुरुदेव के परिवार की हालत उस समय यह थी बिल्कुल छिन्न भिन्न। मंजू का जो पति था संजय खानपुर वाला, वो भगोड़ा घोषित। मंजू का छोटा भाई मनोज, वो भगोड़ा घोषित। मंजू का बड़ा भाई वीरेंद्र, वो हिसार जेल में। गुरुदेव भगवान हिसार जेल में। उनके घर में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं था। और इधर महेंद्र भगोड़ा था, लेकिन सारी बागडोर इसके हाथ में थी, और महेंद्र का जो लड़का था वो सबसे पहले जमानत पर आ गया था। तो इन दोनों परिवारों में आपस में शत्रुता थी, शत्रुता। तो प्रहलाद भगत जी ने कहा कि आप मंजू बहन के माध्यम से प्रार्थना भिजवाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं प्रयास करूंगा। अब उसी दौरान क्या हुआ भाई और बहनों, एक भगत है गुड़गांव से, डॉक्टर संदीप, दांतों का डॉक्टर है। और जब जब ये धनाना आश्रम में कैंप लगता है दांतों का, तो वो वहां पर उसका मुखिया होता है, डॉक्टर संदीप। थोड़े से दर्शन उसके भी करवा देता हूं भाई बहनों को। ये हैं डॉक्टर संदीप जी, देख रहे होंगे आप इनको, गौर से देख लीजिएगा। ये डॉक्टर संदीप है जो आप देख रहे हैं, ये गुड़गांव से हैं। ये गुड़गांव के कोऑर्डिनेटर थे, और इनके घर पर नामदान सेंटर भी था। जयपुर में इनका कोई एग्जाम था, कोई दांतों का, तो ये जयपुर आए हुए थे। और मेरी चर्चा उस समय संगत में होनी शुरू हो गई थी। और उस समय ये डॉक्टर संदीप महेंद्र का ध्रुव विरोधी, ये गुरुजी के परिवार के संपर्क में था, गुरुजी के परिवार की ओर था ये, और महेंद्र का ध्रुव विरोधी था ये। तो ये उस समय भाई और बहनों जयपुर आया। अब कहां जाए, इसको पता था कि जयपुर में नामदान सेंटर है, तो ये नामदान सेंटर पर आ गया। नामदान सेंटर पर आकर इसने पूछा भाई वो पवन कहां रहता है? तो मैं उस समय जयपुर नामदान सेंटर के पास में था। तो मैं गया इनसे मिलने के लिए, मिला, फिर वहां मैं इसको अपने घर पर लेकर गया। मैं जिस मकान में रहता था वो किसी भगत का मकान था, 2 मंजिल का था, वो रहा नहीं करते थे, तो वो सारा मेरे को हैंड ओवर कर रखा था। तो हम नीचे रहते थे। तो संदीप जी मेरे पास आ गए, और इनको 5-7 दिन जयपुर में रहना था, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये सुबह खाना वाना खा के नहा धो के अपनी गाड़ी लेके निकल जाया करते थे, शाम को आ जाया करते थे, रात को 2-3 घंटे हम बातें किया करते थे। तो खाना खा के हम टहलने चले जाते थे रोड पे दोनों भाई। उस समय मुझे सारी बातें, इस मैनेजमेंट या आपस में जो राग द्वेष ईर्ष्या, गुरुजी के परिवार में, महेंद्र के परिवार में एक दूसरे के जानी दुश्मन, पैसों को लेकर ये कुत्ता लड़ाई, मुझे सारी बातें बताया करते थे। और मुझे मंजू बहन की ऑडियो भी सुनाया करते थे, जिसमें ये संदीप जी बातें किया करते थे। तो मंजू बहन कहा करती थी कि इस महेंद्र के परिवार को कहां दुख है, कहां तकलीफ है, गुरुजी के जेल जाने से,
महेंद्र की औरत तो दांदरे निकालती फिरती है, दांत निकालती फिरती है, इनको कोई गम नहीं है गुरुजी का। सब कुछ इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा भाई संदीप। तो ये मुझे आपस में मंजू की और अपनी ऑडियो सुनाया करता था, दिया नहीं करता था, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया करता था। तो मेरी भी बातें समझ में आने लग गई धीरे धीरे कि हाँ भाई ये कितना राग द्वेष भरा हुआ आपस में इस परिवार में पैसों को लेकर। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने मुझे बताई और मुझे ये बार बार कहा करता था कि भगत पवन दास, अरे तेरे जैसी आत्मा युगों युगों बाद जन्म लेती है धरती पर, युगों युगों बाद। अब ये मुझे क्यों कहा करता था ये सारी बातें? महेंद्र से अपनी रंजिश निकालने के लिए, क्योंकि खुद तो इसकी बोलने की हिम्मत थी नहीं, खुद तो पता नहीं डरता था या फिर क्या कारण था इसका। ये चाहता था कि पवन दास को मैं सारी सच्चाई बताकर और महेंद्र से अपनी रंजिश निकालूं। अब भाई मैं तो सत्य का साथी था, मुझे किसी से रंजिश का तो कोई मतलब था ही नहीं, मुझे तो सत्य चाहिए था और उसके लिए परमात्मा ने संदीप को मेरे पास भेज दिया। बहुत सारी बातें ये मुझे बताया करता था कि एक बार हम बहुत सारे भगत दिल्ली में बैठे हुए थे, वहां पर महेंद्र जी भी थे, और ऐसे कोई बात चल गई तो महेंद्र ने गुस्से में आकर कहा कि ये मिशन अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये जो मिशन है ना, ये भक्ति वाला मिशन चल रहा है जो गुरु जी का, ये अपनी ऐसी की तैसी कराओ ये मिशन। मैं तो गुरु जी को अपना भाई मानता हूं, वरना मुझे इस मिशन विशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी भगत ये संगत बाढ़ में जाओ, कुएं में पढ़ो, ये भक्ति भक्ति को करो ना करो, मैं तो केवल गुरु जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं। मतलब गुरु भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, मैं तो गुरु जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, नहीं तो मिशन अपनी ऐसी तैसी कराओ। तो दास को समझ में आया कि ये इतनी बातें अगर बोल रहा है तो ये गुरु को अपना भाई भी नहीं मानता, ये तो इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये भगोड़ा घोषित है। अगर संगत को अगर संगत की इसे आवश्यकता ना हो तो ये इतनी बात भी ना बोले कि गुरु जी को तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं। अगर ये भगोड़ा घोषित नहीं होता तो ये कब का भक्ति छोड़ के बैठ चुका होता। लेकिन इस महेंद्र की मजबूरी हो गई संगत के बीच में बने रहना, क्योंकि भगोड़ा घोषित है, जाए तो कहां जाए, रिश्तेदारियों में जाए तो पुलिस पकड़ ले, उनके मुखबिर रहते हैं, तो संगत में छुप के रहना, और फिर वो खर्चा पानी कौन दे, फिर संगत वाले देंगे गुरु का भाई समझ के। तो इसकी मजबूरी थी ये बात कहना कि मैं गुरु जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, अन्यथा ये बड़ा भाई भी नहीं मानता। अगर ये गुरु जी को बड़ा भाई मानता तो बड़े भाई के कंधे से कंधा मिलाकर बरवाला कांड में संघर्ष करता, अपने बाप समान अपने बड़े भाई परमेश्वर रामपाल जी को बरवाला कांड के समय अकेला छोड़कर ये 18 नवंबर की रात को भगोड़ा बन के नहीं भागता। अगर भाई भी होता तो ये साथ देता, लेकिन ये भाई भी नहीं मानता। फिर इसने कहा कि एक दिन ये ऐसे ही अपनी फरारी काटता काटता महेंद्र और मेरे घर पे आ गया गुड़गांव नामदान केंद्र पर। वहां पर भक्तों की सेवा लगी रहती थी। तो भगत जी आए तो हमने इनके लिए भंडारा वंडारा बनवाया। मेरी जो घरवाली थी, जो सुनीता वकील है, वो सुमन वकील है, गुरुजी के मुकदमे भी देखती है, इसकी जो पत्नी है सुमन, तो सुमन उसके लिए खाना बना रही थी। तो दाल रोटी बनाई। तो मैंने क्या किया कि भगत जी को एक थाल में कटोरी में दाल डाल के रख दी गर्मा गर्म। तब तक मेरी पत्नी चपाती बना रही थी। चपाती बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो महेंद्र भगत जी के सामने वो थाली में दाल रखी है और 2-4 मिनट जब चपाती नहीं आई तो महेंद्र भगत जी एकदम से गुस्से में हुए और उस थाली को ठोकर मारी। उस थाली को यूं फेंक दिया और बोले, ये क्या है ये क्या तरीका है ये? वो चपाती आएगी तब तक तो ये दाल ठंडी हो जाएगी, तुम्हारी चपाती आएगी तब तक तो ये दाल ठंडी हो जाएगी। बोला, देख ले भगत पवन दास, इस महेंद्र का ये व्यवहार है इसका। यो अपना आपने भगत कवय है, यो अपना आपने सारनाम प्राप्त कवय है, गुरु जी का भाई कवय है, ये है इसका व्यवहार। इसको 5 मिनट का भी धैर्य नहीं रहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, चपाती आ रही है, खा लेंगे आराम से। चपाती जरा सी लेट क्या हुई, थाली को दूर फेंक मारा और कहा कि वो रोटी आओगी इतने तो दाल ठंडी हो जाएगी, तुम्हें खाना खिलाना भी नहीं आता क्या?
और भी बहुत सारी बातें इसने मुझे बताई महेंद्र जी के बारे में। और बोला भाई तेरे जैसी आत्मा युगों युगों बाद धरती पर जन्म लेती है, युगों युगों बाद। हालांकि मैं इसकी इस प्रकार की स्तुति करने से ज्यादा फूलने वाला आदमी नहीं था। इतना तो मुझे भी आभास था कि भाई हाँ ये भी अपना काम निकाल रहा है। हमारी इसकी बहुत बातें होती थी और बहुत बातें बताई कि ऐसे ऐसे मतलब जो है गुरुदेव भगवान को फंसाया जा रहा है, ये है वो है। अब उस समय भाई और बहनों 2015 लास्ट या 16 की बात थी, ये शुरुआत की। दिल्ली जंतर मंतर पर धरने हो रहे थे और वहां पर भक्तों की ड्यूटी लगाई जाती थी। बेचारी नादान संगत को बुलाया जाता था। कभी मध्य प्रदेश की संगत आ जाओ 5 दिन के लिए, कभी यूपी की संगत, कभी राजस्थान की संगत। और जंतर मंतर पर ये भक्तों को वहां पर 5-10 हजार भगत एनी टाइम वहां रहा करते थे। अब इसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी की सीबीआई जांच हो नहीं रही। और बोला भाई क्या किया जाए। तो मेरे मन में फिर विचार आया भाई और बहनों, हम लोग खाना वाना खा के, हमारा परिवार तो नीचे था, 2 बच्चे थे, वो छोटे छोटे थे, भगतमती थी और मैं इसके पास ऊपर सो जाया करता था। इसको बेड पे सुलाता था और मैं एक सोफे पे लेट जाया करता था। तो ऐसे ऐसे बात चली तो मेरे मन में इसने ऐसी भावना भर दी तगड़ी वाली कि हमारे गुरुजी की सीबीआई जांच नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि भगत जी मैं एक लेटर लिखूंगा गुरुजी के नाम पर, आप गुरुजी तक मेरी बात पहुंचा दोगे? हां बोले भगत पक्का पहुंचा दूंगा। मेरी भगतमती सुमन है, वो गुरुजी से मिलाई पे जाती है और सुमन के थ्रू मैं तेरी बात गुरुजी तक पहुंचा दूंगा। तो मेरे को पक्का विश्वास हो गया। तो मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा उठी गुरुजी के प्रेम में। मैं रात को तकरीबन 2 बजे उठा, वो तो सो गया भाई, और मैं रात को 2 बजे उठा और नीचे बच्चों के पास गया। बच्चे भी सो रहे थे, बच्चे तो छोटे छोटे थे। बड़े वाला तो कोई होगा तो मुश्किल से 8-10 साल का होगा, छोटे वाला कोई 5-6 साल का होगा। तो भगतमती को मैंने उठाया, उसने लाइट जलाई और मैं वहां बैठकर रोने लग गया। तो भगतमती ने कहा भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? और मैं सुबह सुबह के रोने लगा और मैं कहने लगा कि अपने कितने नीच प्राणी, अपना बाप जेल में बैठा हुआ है और उनकी सीबीआई जांच नहीं हो रही है। अपन ऐसा करेंगे, जंतर मंतर पर धरना तो चल ही रहा है। बोले हां चल रहा है। तो मैंने कहा मैं कहीं से कोई पिस्तौल का जुगाड़ करूंगा, 10-15 हजार रुपए में कहीं से छोटी सी कोई बंदूक का, कोई रिवॉल्वर का बंदोबस्त करूंगा मैं। और अपन चारों के चारों मेंबर जंतर मंतर पर चलेंगे और माइक हाथ में लेकर मैं बोलूंगा, अपन चारों स्टेज पर रहेंगे कि भाई ये जो निकम्मी सरकार है, ये सरकार हमारे गुरुजी की सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, हमारे गुरुजी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मतलब वो भाव थे गुरुजी के प्रति, ज्ञान इतना नहीं था उस समय। और दास ने कहा कि देख ले भाई, सबसे पहले तो मैं तेरे को गोली मारूंगा, स्टेज पर खड़ा होकर मीडिया के सामने यह बात कहकर कि अगर यह सरकार हमारे गुरुजी की सीबीआई जांच नहीं करवाती है तो हमें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह कहकर सबसे पहले तो मैं तेरे को मारूंगा गोली, और फिर इन दोनों बच्चों को मारूंगा गोली, और फिर मैं अपने आप को गोली मारूंगा। वो हमारी सोच थी उस समय भाई और बहनों कि इस घटना के माध्यम से हो सकता है मीडिया में यह बात आ जाए और मीडिया गुरुदेव की सीबीआई जांच वाली बात को ऊपर उठा दे, और हो सकता है हमारे परमात्मा बाहर आ जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यह तो हमें पता था कि हमारे गुरुजी की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल फुल टू फुल मूड में मैंने कहा बता भाई तेरा क्या डिसीजन है। तो भगतमती ने कहा कि मेरा क्या डिसीजन है, जो आपका है वही मेरा डिसीजन है। हमारे बाप से बढ़ के हमारे लिए कोई और थोड़ी है, और गुरुजी के अगर सेवा में हमारी जान चली जाए इससे अच्छा और क्या। मैंने कहा ठीक है। अब फिर वो दोनों बच्चे थे, फिर मैंने उनको भी उठा दिया। दोनों उठ गए कि भाई ये क्या हुआ, रात को क्या हो रहा है। मैं रो रहा था। तो बड़े वाले से पूछा भाई ऐसी ऐसी बात है, बोल गोली खाएगा? इसने सोचा कोई मीठी गोली खिलाएंगे, बोला खा लूंगा। फिर छोटे वाले से, छोटा वाला बोला ठीक है, बोलो नींद में, बोला ठीक है, बोलो खा लेंगे गोली। मैंने कहा हो गए चारों तैयार।
और फिर मैंने एक लेटर लिखा गुरुजी के नाम पर नीचे बैठकर। मैंने कहा एक पेन लेके आ। वो रजिस्टर लाई, पेन लाई भगतमती, और मैंने फिर एक पूरा लेटर लिखा। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, जैसा भी था, हिसार जेल, गुरुदेव भगवान, मैं आपका छोटा सा नीच शिष्य पवन दास जयपुर से, ऐसे ऐसे गुरुदेव भगवान, आपकी सीबीआई जांच नहीं हो रही है, ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप जेल में बैठे हुए हैं। हे परमात्मा, मैं ये चिट्ठी सुमन वकील के माध्यम से आपके पास में भिजवा रहा हूं। परमेश्वर, आपकी सीबीआई जांच का ध्यान सरकार की तरफ आकर्षित करने के लिए मैं ऐसे ऐसे ये कदम उठाने जा रहा हूं। हे गुरुदेव, मुझे हिम्मत देना, मुझे ऐसा ऐसा। मैंने वो पूरा लेटर लिखा एक, और करके उसको गोल मोड़, और मैं ऊपर गया। और मैंने उसी समय उसको जगाया रात को 2:30 बजे। वो एकदम से हड़बड़ा के जगा, बोल क्या हुआ भगत आत्मा, क्या हुआ? मैं को भगत जी, मैंने ये लेटर लिख दिया। और मैंने कहा अब आप बताओ, मेरा लेटर गुरुजी तक पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे? बोले क्या लेटर लिखा है? वो तो बोल बाल के भूल गया सारी बातें, और हमारे हृदय में बैठ गई वो बात है। मैंने कहा ऐसे ऐसे लिखा मैंने, और आप ये लेटर मेरा सुमन बहन जी के माध्यम से गुरुजी के पास में पहुंचा दो। बोले भगत आत्मा, बोले यहां से जयपुर से मेरा काम फ्री होते ही, और बोले सबसे पहले तेरा ही लेटर पहुंचाऊंगा। मैं को पक्का? बोले पक्का। मैंने वो लेटर उसको दे दिया। 2-4 दिन वो मेरे घर पर रहा, काफी बातचीत होती रही। तो रात को उसको मैंने लेटर दे दिया। लेटर दे के वो सो गया, और मैं भी अपना उस बेड पे, उस पे सोफे पे लेट गया। नींद आ गई। सुबह सुबह का समय था, तकरीबन 6 बज रहे होंगे। दास को सौपन आया। अब उसको सौपन भी नहीं कह सकते भाई और बहनों, क्योंकि मेरे तो जबरदस्त भाव थे कि मरना है बस, अब क्या करेंगे ऐसे जीवन का। हमारा बाप जेल में बैठा है, सीबीआई जांच हो नहीं रही, तो पक्के भाव थे। और ऐसे मैं रोता रोता सो गया। मेरी आंख लग गई। आंख लग गई तो मैंने सौपन में देखा कि नीचे से भगतमती मोबाइल लेके आई, दौड़ती हुई आई, और मुझे उठाया और बोली भगत जी, भगत जी। मैंने कहा हां। बोला गुरुजी का फोन है, गुरुजी का फोन। अब मुझे नहीं लग रहा था कि वो सौपन था, तो मैंने कहा ला ला ला। मैंने वो फोन लिया। मैंने कहा, फिर मैंने उसमें पता नहीं उस टाइम शायद मैंने सतसाई बोला होगा कि सतसाहिब गुरुजी। उधर से आवाज आई, सतसाई बेटा, ठीक है बेटा, पवन कैसा है, ठीक है? हाँ। मैं रोने लग गया कि हाँ गुरुजी, आपकी दया, आपकी मेहर है गुरुजी। मेरा वो गला भरा है बिल्कुल पूरा। गुरुजी आपकी दया, आपकी मेहर परमात्मा। फिर मैंने कहा तुरंत, मैंने कहा गुरुजी, मैंने वो संदीप वकील के माध्यम से सुमन बहन के द्वारा आपके पास गुरुजी मैंने एक प्रार्थना पहुंचाई है। गुरुजी आपके पास मेरी प्रार्थना आई कि नहीं आई? रोता रोता। तो गुरुजी बोले बेटा आ गई तेरी प्रार्थना, इसीलिए तो तेरे को फोन किया मैंने। बेटा तेरी प्रार्थना आ गई, और तू कोई चिंता मत कर बेटा, परमात्मा अपने साथ में है, कोई चिंता मत करना तू। तेरी प्रार्थना आ गई बेटा मेरे पास में। ऐसा अपने को कुछ भी नहीं करना है। ये जीवन अपने को मरने के लिए थोड़ी मिला, अपने को भक्ति के लिए मिला है। भक्ति कर परमात्मा की, सेवा कर मालिक की। कोई देर तक गुरुजी से मेरी बातचीत हुई, बिल्कुल ऐसे लग रहा रूबरू हकीकत मोबाइल पे। उसके बाद भगतमती मोबाइल लेके नीचे चली गई। और भाई और बहनों, कुछ देर बाद फिर मेरी आंखें खुल गई। और जब मैं जगा तो डॉक्टर साहब तो सो रहे थे, और जब मैं जगा भाई और बहनों, तो मेरी आंखों से आंसू ज्यों की त्यों गिर रहे थे, ज्यों की त्यों आंखों से आंसू गिर रहे थे। इसलिए उसको सौपन भी नहीं कह सकते, वो हकीकत थी भाई और बहनों। परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने देख लिया कि भाई ये नालायक अपना काम बिगाड़ेगा। ये तो जो है धर्मदास वाली स्थिति में आ गया। उसने 3 दिन का भंडारा किया कि शायद परमात्मा आ जाएगा, और तीसरे दिन यदि भगवान नहीं आए तो आज मैं आत्महत्या करूंगा। धर्मदास ने फाइनल कर ली थी। और मालिक तो अंतर्यामी है, परमात्मा ने देखा कि धर्मदास अब काम बिगाड़ेगा, ये मरेगा, इसने ठान ली। तो परमेश्वर उस कदम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तो गुरुदेव भगवान ने देखा कि ये बिल्कुल फाइनल डिसीजन कर चुका है, और ये अपना काम बिगाड़ेगा ही। तो परमेश्वर ने रात को ही फिर दास को सब कुछ बताया, सारी बातें हुई।
और जब मैं उठा तो आंखों से ऐसे के ऐसे आंसू गिर रहे, ऐसे के ऐसे आंसू। उसके बाद भाई और बहनों, गुरुजी की हिसार में तारीख थी। उस समय हम भी तारीखों पर जाया करते थे। तो डॉक्टर संदीप आया हुआ था गाड़ी लेके, और उसकी जो भगतमती थी सुमन, वो भी आ गई थी। फिर जब उसका जयपुर से काम समाप्त हुआ तो हम तीनों प्राणी, मैं पवन दास, डॉक्टर संदीप, उसकी धर्मपत्नी सुमन, मैंने कहा चलो भाई मैं भी फिर उधर से निकल दूंगा गुरुजी की तारीख पे, सीधा तुम्हारे साथ में गुड़गांव चलूंगा, गुड़गांव से फिर हिसार, हिसार से फिर मैं आ जाऊंगा। बोल चल। इसके घर पे नामदान सेंटर था, हम गुड़गांव में इसके घर पर आ गए। इसके घर पर खाली ये अकेला, इसकी पत्नी, इसके बच्चे थे नहीं, शायद अब भी नहीं होंगे इनके बच्चे, और इसकी मां। तो ये तो अपना अंदर सो गए और मैं अपना नामदान केंद्र वाली जगह पे सो गया। सुबह नित्यनियम का समय हो गया तो मैंने इनको उठाया कि भाई उठो भाई, नित्यनियम का समय हो गया, तुम सो रहे हो अभी तक। तो ये खड़े हुए, मैंने तो अपना उधर नित्यनियम कर लिया, इन्होंने अपना अंदर किया कि नहीं किया वो जाने, उनका काम जाने। फिर नहाए धोए 10-11 बजे, फिर उसकी माता जी को साथ में लेकर और हम चारों प्राणी हिसार की तारीख पर गुरुजी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। अब हिसार की तारीख पर हम गए भाई और बहनों, तो फिर और भी भगत मिल गए डॉक्टर संदीप के साथी। दूसरा साथी कौन था? दूसरा साथी था उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा। ये संजीव हुड्डा जी हैं भाई और बहनों। नाम संजीव हुड्डा, एड्रेस हाउस नंबर C39, सूरज पार्क, रोहिणी, सेक्टर 18, दिल्ली 42, 9560482460। ये उस समय उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर था। तो ये भी अपनी टीम के साथ में अपनी गाड़ी लेके वहां पर तारीख पर आया हुआ था। इन लोगों की पहले ही वहां पर कोई मीटिंग होनी थी वहां पर हिसार में, और दिल्ली से कुछ एक भगत थे। एक रामनिवास छावड़ा था, दिल्ली से रामनिवास छावड़ा, एक फौजी जिसकी टांग एक जो है टूटी हुई है, वो लंगड़ा के चलता है होकी लेके। रामनिवास छावड़ा सफारी सूट पहनता है, जानते होंगे दिल्ली और गुड़गांव के भगत जानते होंगे। गुड़गांव में रहता, छावला में, रामनिवास छावला नाम है उसका। आश्रम में रहा करता था गुरुजी के साथ में, वो कमेटी में था बरवाड़ा में। तो कुल मिला के भाई और बहनों हमें 10-12 भगत। हिसार में कोई एक भगत था, उसके घर पर हम रुके, वहां पर हमारी मीटिंग हुई। मुझे नहीं पता था इन बातों का। हम सब वहां इकट्ठे हो गए, और उस समय जितने भी लोग इकट्ठे थे सारे महेंद्र के विरोध में थे, टोटल महेंद्र के विरोध में। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा गालियां निकाल निकाल कर उस मीटिंग में कि एक बार उस हरामखोर महेंद्र ने पकड़ लियो, वो कित रहा है, एक बार उस हरामखोर को एक बार उसको पकड़ तो लो, उसकी ढंग से धुलाई करेंगे, ढंग से धुलाई। मतलब टोटल ये सारे के सारे लोग महेंद्र के खिलाफ थे। और आगे चलकर जैसे जैसे महेंद्र ने इनको वो पद बांटने शुरू किए, किसी को कोऑर्डिनेटर का, किसी को नामदान केंद्र का, किसी को क्या, सारे के सारे उसके चरणों में आके गिर गए। लेकिन उस समय इन सबके विचार क्या थे महेंद्र के प्रति? एक बार मिल जाए ढंग से उसकी देह तोड़ेंगे, ये विचार थे सबके। मैं तो सुन रहा था इनकी बातें सबकी। वहां से हमारी मीटिंग हुई, वहां से फिर वापस हम निकले, वहां पर फिर वो संजय भी आ गया। फिर हम सारे के सारे भगत मिलकर हरियाणा के करनाल में एक सरिता बहन है जो पेशे से वकील है, गुरुजी के मुकदमों में भी है, वो गुरुजी के मुकदमे भी वो लड़ रही थी उस समय। और उस समय हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, उसके खिलाफ उसने करनाल से उसने चुनाव लड़ा था सरिता वकील ने, लेकिन वो हार गई थी। तो वो गुरुजी की भगत थी। फिर हम सब ने मिलकर सरिता वकील को नया वकील खड़ा किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये गुरुजी का जो परिवार है, ये जो महेंद्र है उनका भाई है, ये लोग चाहते नहीं कि गुरुजी बाहर आ जाए, सारा षड्यंत्र बरवाला कांड का इन लोगों का है, और इन सबको पता था इन बातों का, ये सब कुछ ये किया कराया इस महेंद्र का है। हम सब ने मिलकर सरिता को वकील कर लिया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 1-2 बार तो गुरुजी के पास में गई, लेकिन उसके बाद महेंद्र उसको जो है वो दबाव देने लग गया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में रखी है, 1-1 घंटे की 4 रिकॉर्डिंग है वो सरिता वकील की, उसी मीटिंग की
जिसमें हम सारे भगत थे। संजय था, मैं था, ये संदीप था, सारे थे। वो 4 रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी सेफ हैं, पूरी की पूरी। उसके बाद वो सरिता भी बैठ गई थोड़े दिनों बाद में। फिर मेरे ऊपर भाई और बहनों ज्यादा दबाव बढ़ गया। ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए, मैनेजमेंट वाले। मैं उसी मकान में रहता था जयपुर में। फिर एक दिन मंजू का पति संजय खानपुर वाला और बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, वो बबीता का भाई, दोनों के दोनों ये भगोड़े थे। ज्यादातर राजस्थान में पड़े रहते थे, जोधपुर में। तो जब इन लोगों को पता चला कि पवन दास ऐसे ऐसे हो गया, तो ये दोनों जने मेरे पास में आए, साथ में राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी। ये तीनों मेरे पास में आए और उस मकान में बैठकर मेरे साथ में इन्होंने मीटिंग करी और बोला तू महेंद्र के खिलाफ मैसेज डालना नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा भैया क्यों छोड़ूं, मैं क्या गलत मैसेज डाल रहा हूं, बताओ मैंने क्या गलत कहा है। एक भी तो बात बता दो जो मैंने उनके खिलाफ मैंने कोई गलत कही हो। बोला तू नहीं मानेगा क्या उसके खिलाफ, देख लेना, फिर हमारे को आता है फिर मनवाना। अब जब वो इतना बोल गए तो फिर मैं भी बोल गया कि देख लेना भाई, तुम्हारे से जो बने वो कर लेना, तुम जाओ, मैं नहीं छोड़ने वाला। छोड़ता तो भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो छोड़ दो, अगर छोड़ना होता तो भी नहीं छोड़ूंगा। तुम धमकी दे रहे हो क्या? ये कहकर वो दोनों वहां से निकल लिए। मेरे ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ गया। ये लोग फिर मेरे को मारने की साजिश में लगे रहे, मौका देखने लगे। अब उस समय मैं क्या करता था, ये कजोड़ भगत जी भी मेरे शायद संपर्क में उस समय तक नहीं थे, शायद उस समय संपर्क में नहीं थे, उसके बाद में संपर्क में आए थे। तो मैं अपना दही बड़े का काम भी किया करता था उस समय। और जयपुर के विद्याधर नगर में नेशनल हैंडलूम के पास में मैं अपना टेम्पू लगाया करता था। टेम्पू मैं उस समय मेरठ से ले आया था। मेरठ वाले भक्तों ने मेरे को एक सेकंड हैंड टेम्पू दिलवा दिया था और उसकी बॉडी वाडी बनवा के मैंने दही बड़े का काम शुरू कर दिया था। तो मैं अपना उस समय फिर मैं वीडियो बनाने लग गया, छोटे छोटे मोटे। एक अलीगढ़ का भगत था, उत्तर प्रदेश का, पहले मैं उससे वीडियो बनवाता था, मुझे आते नहीं थे बनाने वीडियो, कि भगत जी मैंने मैसेज टाइप कर दिया, अब आप इसका वीडियो बना दो, ये धीरे धीरे ऊपर चलता रहे। अब वो भगत भी फिर आनाकानी करने लग गया। तो एक दिन मैंने कहा कि भगत जी आप ये वीडियो बनाओ, बहुत ही अर्जेंट है। तो उसने कहा कि मैं कोई नौकर हूं क्या, मेरे भी तो काम है, मैं कोई नौकर हूं तुम्हारा यार, मन में आता तभी बोल देते हो वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अब क्या करें। तो रामचंद्र जी उस समय मेरे संपर्क में आ गए थे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भगत जी आप सीखो ना वीडियो बनाना, कैसे क्या सीखा जाता है। तो मैंने ऐसे फिर मोबाइल में भाई कौन सी क्या है एप्लीकेशन वगैरह, फिर मैंने देखा कि ये तो काइन मास्टर है। फिर मैंने काइन मास्टर को यूज करना शुरू किया और आज भी मैं उसी काइन मास्टर से सारे वीडियो बना रहा हूं, उसी काइन मास्टर से। ये परमात्मा ने मेरे लिए बनवाई थी वो एप्लीकेशन, ये देख लो आप। उसको मैंने धीरे धीरे सीखा और फिर मैं खुद ही वीडियो बनाने लग गया और डालने लग गया। अब ये लोग मेरी ताक में। तो एक दिन मैं तो अपना दही बड़ा बेच रहा था यूं आगे मुंह करके, पीछे से वो संजय खानपुर वाला मंजू का पति वो पीछे से आके खड़ा हो गया और बोला और भगत। जब मैंने देखा पीछे, हो मगो सत साहिब भगत जी सत साहिब। तो मैंने कहा भगत जी दही बड़े खाओगे? बोला कूतरू ऐसे बोला मेरे को, बोला रे कूतरू तेरे दही बड़े खाएंगे, मेरे को नरक में जाना तेरा दही बड़ा खा के। कूतरू यानी कुत्ते का बच्चा। अब ठीक है मोग भाई, है तो कुत्ते के बच्चे ही हैं, कौन सी बड़ी बात है, सब यहाँ कुत्ते ही हैं, जो सतलोक से आ गए सारे कुत्ते ही हैं। ये अपने आप को शेर समझ रहा तो अलग बात है। तो मेरे को पानी तो पी लो। अरे बोले कूतरू तेरा पानी भी ना पीवा। मेरे को ठीक है चलो, मेरे दही बड़े बच गए, मेरा पानी बच गया। और बोला तू बाज आ जा, अपनी हरकतों से बाज आ जा तू। मेरे को भाई मैंने क्या कर दिया? बोला तू समझ जा, बोलो सुधर जा, तू ठीक नहीं कर रहा तू जो कर रहा हो, सेवा कर ले कोई डंकी। देख मैं सेवा कर रहा और मेरे को 12,000 रुपए मिलते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, 12,000 रुपए हर महीने। वो बोला संजय खानपुर वाला। तो मैंने कहा भाई, अब मैंने मन में सोचा कि भगोड़ा आदमी, ये ना कोई सेवा कर रहा ना कुछ और, पुलिस से डर के भाग रहा है और ऊपर से 12,000 रुपए और ले रहा है, ये तगड़ी सेवा कर रहा है।
और वो जो 2 4 5 भगत और थे जयपुर के जो उसको लेके आए थे, उनको तो पता ही था मैं कहां दुकान लगा रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर वो वहां से निकल गया, क्योंकि वो भगोड़ा घोषित था। उसने सोचा कि कहीं कोई फोन फान ना कर दे, मैं पकड़ा जाऊं। तो वो ये बात कह के मेरे को वहां से निकल गया। फिर मेरे पास में धमकियां आने लग गई बहुत ज्यादा, मारने की, पता नहीं क्या क्या। तो काफी भगत मेरे संपर्क में आ गए थे। तो संजय दास के संपर्क में उस समय फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का कोऑर्डिनेटर था रमेश दास। रमेश दास के भी आपको दर्शन करवा देते हैं, आप जानते होंगे काफी भगत भाई बहन। ये रमेश दास भगत जी हैं जो ये संदीप के इधर जो साइड में बैठे हुए हैं। बीच में फोटो पे कर्सर रख के फिर दोनों उंगलियों से चौड़ा करना है। ये आप देख रहे होंगे भाई और बहनों, ये जो तीसरे नंबर पे, जो ये चौथे नंबर पे लास्ट में जो ये खाकी सी जैकेट पहन के और सर पे टोपा पहन के आंख बंद करके जो बैठा हुआ लास्ट में मोटा सा, ये रमेश भगत जी हैं, फरीदाबाद से हैं। ये बल्लभगढ़ में रहते हैं। ये वहां के कोऑर्डिनेटर थे और आज भी वहां के कोऑर्डिनेटर हैं। ये संजय के संपर्क में थे। संजय अक्सर इनके घर पर जाता था और उस समय ये भी साथ संगति से जुड़े हुए थे। ये भी मैनेजमेंट के खिलाफ थे, महेंद्र के खिलाफ थे कि हां जो भी कुछ हुआ ये गलत हुआ है और ये महेंद्र का किया हुआ है। तो मैंने संजय से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा तो बहुत ज्यादा विरोध बढ़ गया है, मरने मारने की धमकियां आने लग गई। तो इसने कहा कि भाई ऐसा कर, तू फरीदाबाद आ जा। तो भाई और बहनों, मैंने मेरा जितना भी सामान था सारा सट्टा बाल बच्चे साथ लिए और मैं हरियाणा के फरीदाबाद में आ गया। रमेश भगत जी भी किराए पे रहता था। इसका बिरयानी बेचने का काम था। इसके पास 2 गाड़ियां थी। एक गाड़ी पे खुद ये बिरयानी बेचा करता था चावल की। तो मेरे को भी इसने एक 2-4 हज़ार रुपए का वहीं पे अपने पास में मकान दिलवा दिया। मेरी भगतमती इनकी बिरयानी बनाने में, गाजर वाजर छीलने में इनकी जो पत्नी थी उसका सहयोग करवा देती थी। बच्चों को हमने स्कूल में डलवा दिया वहां पर बल्लभगढ़ में। और इसके पास एक मारुति वैन और थी। वो मारुति वैन इन्होंने मेरे को दे दी कि भाई एक तरफ तो मैं बेचूंगा बिरयानी और आगे जाके कोर्ट के पास में सेक्टर 12 में बल्लभगढ़ में शायद वहां पर कोर्ट था कि वहां पर तू बिरयानी बेच। तो इसने वहां पर गाड़ी लगवा दी। 1-2 बार मेरे साथ में ये चला गया। बाद में फिर मैं अपनी गाड़ी ले आता। सुबह बिरयानी वो जो है वो ले जाता। दिन में अपना सेवा करता रहता, मैसेज डालता रहता। कोई आता तो बिरयानी बना के दे देता। शाम को गाड़ी वापस ले आता। और ये मेरे को रोजाना मजदूरी के 500 रुपए दे दिया करता। तो 500 रुपए में भाई मेरा मकान किराया भी हो जाता और मेरा खाना खर्चा भी हो जाया करता था। काम मेरा निकल जाता था। तो तकरीबन मैंने 2-3 महीने इनकी गाड़ी पर वहां पर बिरयानी बेचने का काम किया। फरीदाबाद के और भी काफी भगत थे। एक भगत है दैया, जो ये डॉक्टर संदीप के साथ में जो ये मेहंदी के जो कलर वाली जो ये शर्ट वर्ट जो पहन रखी है, ये दैया भगत है। ये फरीदाबाद के भगत जानते हैं अच्छे से। तो ये भी मेरे साथ में, मतलब सारे हम आपस में एक ही टीम के आदमी थे, सारे मैनेजमेंट के खिलाफ थे। अब महेंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे भाई वो तो बल्लभगढ़ में है और संजय भी साथ में है और बल्लभगढ़ के भगत भी उसके साथ में हो गए और ये तो भाई काम बिगड़ेगा। तो महेंद्र ने क्या किया, डॉक्टर संदीप को बीच में डाला और रामनिवास छावला उसके घर पर गुड़गांव में एक मीटिंग रखी गई कि भाई उधर बल्लभगढ़ से तो तुम आ जाओ सारे के सारे, बीच में ये संदीप उधर से महेंद्र को लाने वाला, इधर से हमारे को ले जाने वाला, और बोला आपस में बैठ के भाई मीटिंग कर लो। तो हम 10-15 भगत इधर से बल्लभगढ़ से 2 गाड़ियां लेके चले गए। उधर से महेंद्र आ गया, उसके साथी आ गए और रामनिवास छावला के घर पर रात्रि को हमने मीटिंग करी। 2017 की बात है। काफी बातें हुई वहां पर। तो अंत में डिसीजन ये निकला कि भाई जो हरकतें गुरुजी का भाई कर रहा है, जिस प्रकार से तुम लोग ये रैलियां वालियां धरने प्रदर्शन फालतू में कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, गुरुजी का मुकदमा चल रहा हरियाणा के हिसार में, और तुम जो है गुजरात के डीसी को ज्ञापन दे रहे हो, भक्तों को बेचारों को समय बर्बाद करवा रहे हो कि हमारे गुरुजी की जमानत करवाओ। अब वो गुजरात का डीसी हरियाणा में गुरुजी की क्या जमानत करवाएगा? वो लेके वो पर्चा विज्ञापन और वो डस्टबिन में डाल देता कि मूर्ख आदमी है, कहां से आए हैं ये। हम खुश हो जाते कि लो जी डीसी ने हमारा ज्ञापन ले लिया। तो इन्होंने हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में बेचारे भक्तों की रेल बना दी इन्होंने 1 साल तक।
भगत बेचारे गुरुजी के नाम पर आ जाते थे कि गुरुजी का आदेश है, ज्ञापन देना है, ज्ञापन देना है। मेरे जैसे लेके माइक खड़े हो जाते थे, जांच कराओ, जांच कराओ, संत रामपाल जी की जांच कराओ। तो बहुत सारी वहां बातें हुई। अंत में महेंद्र ने कहा कि ठीक है भाई, हम हमारी तरफ से ऐसी कोई गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन आज के बाद आप लोग भी मैसेज नहीं डालोगे। तो संजय जो है थोड़ा मतलब वो बड़बोला है। तो संजय ने क्या कहा, मैंने हारी मान ली, हारी 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 हारी, मैंने हारी मान ली, मैं नहीं बोलूंगा अब। बोला देखना, बोले फिर हो जाए खड़ा, नहीं ना, बोले मैंने हारी मान ली, हारी मान ली मैंने। फिर मेरा नंबर आया, क्योंकि मैसेज तो मैं डाला करता था, उससे ज्यादा फेमस तो मैं हो रहा था। बोला भाई पवन दास तू, मैंने कहा भाई देखो बात ऐसी है, मैंने हारी हारी तो आती नहीं है। अब ये महेंद्र जी अगर कह रहे हैं कि हम ठीक ठाक चलेंगे, संगत को भ्रमित नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चुप रह जाऊंगा, अपना बिरयानी बेचूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन जिस दिन इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने फिर से कोई बकवाद करी, तो भैया मेरी उंगलियां नहीं रुकेंगी फिर, ये तुम देख लेना। हाँ बोला ठीक है ठीक है। तो ये कहकर हम वहां से आ गए। अब भाई उन्होंने कहां रुकना था, उनके सिर पर तो काल बैठा हुआ था। उन्होंने फिर से बकवादे शुरू कर दी, संगत से पैसा वगैरह ऐठना है, और नाम क्या लें, गुरुजी की जमानत के नाम पर वकील करने, वकीलों को फीस देनी है, एपी सिंह वकील कर लिया, एपी सिंह वकील कर लिया, और वकील को तो देने 5 लाख रुपए, और पूरी संगत से इकट्ठे कर लेते बेचारे जो है मतलब 10 करोड़ रुपए। और फालतू के मैसेज डालना, वहां रैली में, ये रैली में, तो दास फिर मैसेज डालता संगत को कि भाई ऐसा मत करो, ज्ञान आधार से भक्ति करो, कई धक्के मत खाओ, गुरुजी के आने के बाद में हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि ये पवन दास तो अब नहीं मानने वाला। फिर इस डॉक्टर संदीप ने रमेश को और इस दैया भगत को और जो बल्लभगढ़ के 2 4 5 मैन मुखिया थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। इनको छोटा मोटा कोई पद दे दिया, और बल्लभगढ़ में इन्होंने एक नामदान सेंटर खोल दिया। और अब ये फिर मेरे को ये शिक्षा देने लग गया, ये रमेश दास जिसकी मैं बिरयानी बेचा करता था। अरे के रख्या पवन दास भाई, के रख्या इन बातों में, के कर रहा है यार तू, के मैसेज डाला, के सच्चाई है यार। अरे यार छोटी सी ऑडियो है, सुना देता हूं भाइयों को। मेरे पास सबूत सबके हैं भाई और बहनों, मेरे पास में प्रमाण सबके हैं। तभी तो ये डर रहे हैं कि पवन दास समझौता कर ले। इनको पता है कि जिस दिन पवन और परमेश्वर रामपाल जी कोर्ट में आमने सामने होंगे तो सारी बातें खुलेंगी, उस समय हमारा क्या होगा। इसलिए ये मुझे मारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तारीखों पर इसको टपका दो, या फिर ये समझौता कर ले और ये पीछे हट जाए। तो ये रमेश जी हैं भाई और बहनों, रमेश जी की 7 मिनट की ऑडियो है, क्योंकि फिर इनकी और मेरी दाढ़ नहीं गली, ये मेरे विरोध में आ गए। अब मैंने तो सोचा भाई ठीक है भाई, अब इसकी मनसा जाहिर हो गई है, ये तो महेंद्र के चक्कर में आ गया, इसको तो मिल गया पद यहां के कोऑर्डिनेटर का, इसको तो मिल गई मान बढ़ाई। तो फिर मैंने क्या किया भाई और बहनों, फिर वहां से मकान खाली किया, वापस फिर मैं जयपुर आ गया बच्चों को लेके। आने के बाद फिर मैं तो वही अपना मैसेज डालना, भक्तों को सच्चाई बताना। अब ये हो गया फिर मैनेजमेंट का पिट्ठू, और इन्होंने फिर मैनेजमेंट के कहने पर, क्योंकि मैं फिर सबको मैसेज डाला करता था, फिर इसने एक दिन मेरे को फोन किया और फिर मुझे ज्ञान देने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? पवन दास जयपुर से। पवन रमेश बोल रहा हूँ भाई, बल्लभगढ़ से। हाँ भाई साहब, सच साहब जी भगत जी। सच्चाई जी भगत। क्या हो रहा है ये? हाँ भगत जी, क्या हो रहा है मगर ये कौन सा बड़े भैया? जो आप लोग कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं भगत जी, हम तो वही कर रहे हैं जो परमात्मा ने सिखाया। क्या सिखाया है? सच कहना और सच की राह पे चलना। अरे पवन क्या सच है यार? बता दो भगत जी, आप बता दो, हम तो आपकी मान लेंगे बड़े भैया। क्या सच है मतलब कुछ, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है क्या कहूं, क्योंकि हम अच्छी तरह एक दूसरे साथ रहे हैं, जानते भी हैं सारी बातों जानते हुए, और आप लोग ये नहीं सोच रहे जीवन कैसे नरक बना रहे हैं, जीवन का क्या हो जाएगा, कैसे मतलब क्या बीतेगा हमारे साथ है। डर नहीं लगता यार? भगत जी बहुत डर लगता है बड़े भैया, बहुत डर लगता है। पहले नहीं डरते थे, जब से परमात्मा के शरण में आए खूब डर लगने लगा।
नहीं, डर लगा तो मेरे भाई रंगा नहीं करो बिल्कुल। तो बताओ भगत जी, फिर ये भक्ति में राजनीति का क्या मेलजोल है? अरे यार, जो करेगा कुएं में पड़ेगा, अपने आप में बचाओ मेरे भाई। नहीं भगत जी, देखो भाइयों को बताना समझाना भी तो हमारा फर्ज है ना। अब आपने मुझे फोन कर दिया। कहाँ की ठेकेदारी है? ऐसा है, मैं स्वयं जेल में गया था। अच्छा, हाँ हिसार जेल में? हाँ, जिस दिन गोदा रिटायर हुआ है ना, कब? 31 जून 2017। अच्छा हाँ, मैं स्वयं गया था। अच्छा करीब 2-3 मिनट के लिए। अच्छा, हाँ, फिर? जो भी है ना, जो कर रहा है वो अपने कर्म फोड़ रहा है। नहीं, आप गए तो आप वहाँ गुरु जी से मिले, आपने कुछ सवाल जवाब किए, आपने कुछ पूछताछ करी, गुरु जी ने कुछ बताया? यार मैं नीच हूँ क्या, मैं दुष्ट हूँ क्या, मैं सवाल पूछूंगा? गुरुजी के सामने इतनी औकात मेरी, मैं सवाल जवाब करूंगा? तो भगत जी, आप तो खाली मिलके तो आए हो, फिर कोई बात थोड़ी कही आपको परमात्मा ने? आम आदमी है क्या, नदान है क्या वो? भगत जी तुम्हारी नजरों में काम आदमी, हमारी नजरों में तो भगवान है वो। नहीं, फिर तो आश्रम में भी फिर तो भक्तों को कमांडो उसी ने बनाए होंगे। तुम भी कमांडो बने हुए थे? बिल्कुल बने हुए थे, जानने था उस समय। फिर कहाँ से आया? अब आ गया, परमात्मा ने बुद्धि दी, अब आ गया हमें उन चीजों को सोचने समझने की शक्ति। परमात्मा कहाँ मिल गए तुम्हें उसके बाद? हैं? जब तो परमात्मा मिलते थे उसके बाद कहाँ मिल गए तुम्हें? परमात्मा तो साथ ही रहते भगत जी, हमेशा साथ रहते हैं मालिक तो। ये सिखाते हैं? नहीं, हमने कुछ गलत क्या किया भगत जी? बता दो, हमारा एक भी कोई पॉइंट बता दो कि हम उस पॉइंट पे हम गलत चल रहे हैं। पवन भगत जी, 100 गलत है, 100 टोटली, एक भी ठीक ना है। भगत जी कैसे गलत है? कोई पॉइंट तो बताओ, एक 100 की 100 तो आपकी बात मान। तुम्हारा ऐसा है, भगवान ने ये कही है भैया, जो जैसा करा वैसा पाओगा। नहीं, तो भगवान ने ये भी तो रामपाल महाराज को। भगत जी, हम भी वही समझ रहे हैं जो उनको आप समझ रहे हो, हम कोई अलग नहीं समझ रहे उनको। अगर उनको मैं तुमको अलग समझते ना, क्या समझते हो? अगर हम उनको अलग समझते तो ना हमें भक्तों से कोई लेना देना होता, ना हम कोई इस पचड़े में पड़ते। मेरी बात तो बताओ, क्या समझते हो आप? परमात्मा समझते हैं भाई। पर परमात्मा कौन मिसगाइड कर सकता है यार? तुम बड़ी छोटी बातें करते हो। नहीं, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई किसी ने परमात्मा को मिसगाइड कर दिया, हम तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट वाले भक्तों को मिसगाइड कर रहे हैं। भगत थोड़ी परमात्मा है। तो भगवान छोटा होगा, मैनेजमेंट बड़ी होगी? नहीं, फिलहाल तो मैनेजमेंट के हिसाब से तो ये हो रहा है, भगवान को तो बहुत ही छोटा मान के चल रहे हैं वो लोग। नहीं, तुम मान रहे हो? नहीं, हम नहीं मान रहे भगत जी। हम बताइए, हमने कौन से पॉइंट? तुम कह रहे हो भाई मैनेजमेंट डिमांड नहीं करवा रही, गुरु जी को ऐसे रखा था जहाँ बीड़ी पीने वाले रहते हैं, गुरु जी वहाँ बहुत दुखी हैं। बिल्कुल तो परमात्मा कहाँ हो गए वो? सत्य है भगत जी, परमात्मा 5 तत्व के शरीर में है, काल लोक के संविधान के अंतर्गत है परमात्मा। वो एक आम संत आम भगत की लीला करते हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता बड़े भैया? तो फिर वो दुखी हो सकते हैं? तो आप उन्हें परमात्मा मान रहे हो उस हिसाब से कि वो जेल में दुखी नहीं हो सकते, तो फिर वो जेल में क्यों गए? फिर उनको जेल में किसने बैठा दिया भाई? मर्जी उनकी कही जा सकते वो। उनको को जेल में परमात्मा कहाँ हो गए? फिर तो एक आम आदमी हो गए वो। और किसी को जेल में कहीं बैठा देगा तो भगवान कहाँ हो? तो आम आदमी है वो। आप तो रामकृष्ण भी घटिया समझ रहे हो भगवान को। भगत जी, यही तो चीजें समझनी है ज्ञान से। अरे कभी इसी जाओ ज्ञान, या क्या ज्ञान है यार? जब तुम भगवान को मुंह वाले छोटा मान रहे हो तो ज्ञान कहाँ रहेगा फिर? तो फिर भगत जी, भगवान को कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई जेल नहीं कर सकता, तो फिर उनको बाहर क्यों निकाला जा रहा है? फिर क्यों वकील कर रहे हैं? बैठे रहो अपने अपने घर पे सब। उनको कोई तकलीफ तो है ही नहीं, कोई परेशानी तो है ही नहीं, जेल आश्रम दोनों बराबर है उनके लिए। तो फिर क्यों वकील किए जा रहे हैं? फिर संगत क्यों जा रही है हिसार में? कोई परेशानी नहीं है। अब भी कल की बात है, कल भी उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं आऊंगा बाहर, मैं रिमोट से नीचे बैठा काम करूंगा सारे। तो भगत जी, जब बाहर नहीं आना चाहते तो वकील हटाओ ना, फिर क्यों मतलब संगत का पैसा बर्बाद हो रहा है? हटाओ है। कमाल कर रहे हो भगत जी। अभी तो एक तो बताओ, तुम पैसे को पैसे समझ रहे हो, एक तो भक्त के ये काम नहीं है, तुम तो इस पैसे को, तुम्हें तो पैसे का निशाना उतर, पता नहीं क्या चक्कर है। भगत जी, मेरा कहने का मतलब है, जिस दिन गुरु जी कहेंगे कि मैं जेल से बाहर आना चाहता हूँ, उस दिन वकील करो ना, फिर फालतू में क्यों परेशान कर रहे हो सबको? कौन परेशान कर रहा है? वकील क्यों लगा रखे? फिर वकील क्यों कर रखे? सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। तुमने कहा वकील, तुमने इकट्ठा कर लिया, वकील करेंगे, गुरु जी को बाहर निकलवाएंगे। भगत जी आज तक वहां तक साइन पर ना गए। भगत जी, दोगले काम ना तो गुरु जी करते हैं, ना गुरु जी की मर्जी से कभी दोगले काम होते हैं। कभी भक्तों ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। हाँ भगत जी, ये बात बताओ, ये राजनीति कहाँ से आ गई भक्ति में? ये भी क्या मतलब गुरु जी की मर्जी है? भगत जी, भगत जी, राजनीति भी क्या भगवान की मर्जी है? अरे वो किले पर किसने काम कराया था 20 सालों की? कैसे क्या 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 भक्ति थी वो? कौन सी किले? वो तो नकली काम कराया था। वो तो नकली भर्ती थी, नकली भक्ति थी वो तो। नहीं, गुरु आज्ञा थी वो। गुरु आज्ञा थी, लेकिन वो नकली गुरु की गुरु आज्ञा थी। अरे थी तो गुरु आज्ञा। हाँ बिल्कुल थी उसकी गुरु आज्ञा। फिर
तो भाई वो क्यों गए थे वहाँ? वो कहते हम तो ओम नाम सेवा करने आए हैं, तुम आपके लिए भाई हमने रोटी कितने खाओगे भाई? सुदामा श्री कृष्ण जी का भगत था, वो मुझे भीख मांग के खाता था, फिर आप लोग क्यों नहीं खाते भीख मांग के, काम धंधा क्यों करते हो? हमारे गुरु जी ने कहा काम नहीं लगो, तो हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया ना, वो नकली गुरुओं से, उनके चेलों से उत्तम ज्ञान दिया, इसलिए हम लोग उस आधार उन्होंने कहा काम भी करो भजन भी करो, जो मैं कहूँ उसके वो आदेश को मानो, और बाद में देखी जाएगी तो होगी, एक बार मेरे नाम से कोई कहता उसको हाँ उसके वही काम कर दो, बाद में देखेंगे तो होगा वो। तो फिर गुरु जी ने ये आदेश कब दिया था कि तुम राजनीति भी करो और तुम भक्ति भी करो? हाँ ये आदेश दिया, वोट डालो भाई। कब दिया था भगत जी? किसको दिया आदेश? जब जिसने प्रार्थना करी उसको आदेश दिए हैं। किसको दिए? हमें तो नहीं दिए ना भगत जी। यार तुम हो पता नहीं कहाँ हो, घर में तुम्हें कौन आदेश देगा? आदेश दिए हैं, डेली ऑडियो आती है, आप लोग जेल मिल के आते हो, ले आओ कोई वीडियो, चलो नकली ऑडियो में बोलवा दो कि भाई मैंने आदेश दिए कांग्रेस को वोट डालने के लिए। अब यार तुम आवाज ही ना समझते, तुम उसको हाँ तो चलो आप तो समझते हो, तो कम से कम नकली ऑडियो है तो भगत जी उसी में निकलवा दो। भगत जी ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा, ज्ञान आधार से ऑडियो 101% नकली है, नकली। अगर गुरु जी की आवाज में है तो भी नकली है, हमें ज्ञान आधार से उनके शब्दों की पहचान करनी पड़ेगी। ये तत्व ज्ञान है भगती, ये कोई मतलब बिरयानी बेचने का काम नहीं है कि सुबह बनाई शाम को बेच के आ गए। ठिकाना नहीं पाऊंगा भगत जी, मुझे नहीं पाएगा ठिकाना, कोई बड़ी बात नहीं बड़े भाई, आप समझ मतलब ऐसे रास्ते चल रहे हो ना, शायद भगवान पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ। भगत जी यही होता है, जब काल जब किसी की बुद्धि पे बैठता है ना, तो ये मेरा नंबर इस पर कुछ मत भेजा बस। ठीक है बड़े भाई, नहीं भेजेंगे आप, ठीक है ना, आज से नंबर नोट कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक। हाँ मेरे सामने कुछ ना आ जा। ठीक है जी, बस। हाँ ठीक है। तो लास्ट में कह दिया भाई मेरे नंबर पे कुछ नहीं भेजेगा पवन दास, तो आज के बाद में ध्यान रखना तेरा ठिकाना नहीं होगा कहीं। तो भाई मैं क्यों भेजू भाई, ऐसी गलती मैं क्यों करूं? फिर मेरे को ठिकाना चाहिए, जब तक धरती पे हूं तब तक तो ठिकाना चाहिए ना मेरे को। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, फिर मैं देख के इन भाइयों का रवैया कि अब ये सत्य का साथ नहीं देंगे, काल इनकी बुद्धि पे बैठ गया है। तो दास अपने बाल बच्चों को लेकर अपना जो है ट्रक में सामान डाल के और बल्लभगढ़ से वापस जयपुर आ गया, किराए का मकान ले लिया। किराए का मकान ले लिया भाई और बहनों।